हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल। अनअकैडमी की यूजीसी नेट चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। और उम्मीद करता हूं ऊपर वाले से कि आप अपनी जगह पे पूर्ण सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। जैसा कि अपन चर्चा कर रहे थे यूनिट जो आपकी 9 है उसमें पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की, तो ये भी आपसे उम्मीद रखूंगा कि ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी बढ़िया तरीके से। तो कल अपन बात कर रहा था मैं इस पर्यावरण पोल्यूशन में, पर्यावरण प्रदूषण में। मित्रों, कल की क्लास में पर्यावरण प्रदूषण की मैं आप लोगों के सामने चर्चा कर रहा था। और ये पर्यावरण प्रदूषण की अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने, तो कल मैंने आपको इसमें जो बताया था वो जल प्रदूषण की बात की थी। जल प्रदूषण, जल प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में मैंने कल आपको सामने ये डिस्कस किया था कि जल प्रदूषण होता क्या है। और मित्रों, डीओ क्या होता है, बीओडी क्या होता है और सीओडी क्या होता है, इसके बारे में भी मैंने कल की क्लास में आपको पिछली क्लास में डिस्कस किया था मित्रों। तो उम्मीद करता हूं कि ये पिछली क्लास में आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में मैंने आपको बताया यूट्रिफिकेशन क्या होता है। यूट्रिफिकेशन क्या होता है, यूट्रिफिकेशन क्या होता है, इसकी कक्षा में मैं पिछली क्लास में आप लोगों से चर्चा कर चुका था। आज इसी क्रम में अपन आगे बढ़ेंगे मित्रों। तो आपको याद रखना है, इसी क्रम में आगे बढ़ूं तो आपको ध्यान रखना है, एक चीज होता है, जैसे आपको ऐसे मिल जाए BOD5 ऐसे मिल जाए, तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब आपसे पूछ सकता है BOD5 का मतलब क्या होता है। तो BOD5 का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड फॉर 5 डेज। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड फॉर 5 डेज, यानी कि 5 दिन के लिए जैविक ऑक्सीजन की मांग। अगर इनके साथ में ऐसे मिल जाए, 5 की जगह 2 मिल जाए, या फिर आपको 10 मिल जाए, या आपको 7 मिल जाए, या आपको 6 मिल जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 2 डेज, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 10 डेज, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 7 डेज। इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। अब आपसे यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसा आपको एक सवाल दे सकता है कि जल प्रदूषण में BOD5 से क्या तात्पर्य है, 5 से क्या तात्पर्य है, ऐसा आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तात्पर्य क्या है, तो आपको याद रखना है, इसका मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड फॉर 5 डेज, 5 दिन के लिए जैविक ऑक्सीजन की मांग। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको इनमें से कोई सा भी दे दे, 2 दे दे, 10 दे दे, 7 दे दे, 16 दे दे, कुछ भी दे दे। अब मित्रों, आपको याद रखना है, आपसे अगर ये प्रश्न पूछ ले कि जल में, याद रखना है, जल में निम्न खनिजों के कारण, निम्न खनिजों की उपस्थिति के कारण, निम्न खनिजों की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण उत्पन्न रोग, उत्पन्न रोग, याद रखना है, उत्पन्न रोग। जल में निम्न खनिजों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न रोग, कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैं आपको कुछ कुछ आपको बताने का प्रयास करूंगा, जिसको आपको याद रखना है मेरे बच्चों। जैसे अगर जल में पानी, पारा की मात्रा हो, जल में पारा की मात्रा हो, तो कौन सा रोग हो जाएगा, सब बच्चे जानते हैं, मीना मिनीमाटा, मिनीमाटा। ये जल में पारा की उपस्थिति से होने वाला रोग है मिनीमाटा। आपको याद है, जापान के, ये जापान से उत्पन्न होने वाला रोग है और ये मछलियों में उत्पन्न हुआ था। आपको ध्यान रखना है, जैसे कोरोना चाइना से उत्पन्न हुआ है, वैसे मिनीमाटा जापान से उत्पन्न होने वाला रोग था। ये जापान से उत्पन्न होने वाला रोग है, जापान से उत्पन्न होने वाला रोग है, ये आपको ध्यान रखना है, उत्पन्न होने वाला रोग है। यहाँ पे पानी में पारा की मात्रा बढ़ी और मछलियाँ मरी, और मछलियाँ, जैसे पारा युक्त मछलियों को आपने सेवन किया तो आपको विनाश हुआ। तो मिनीमाटा जो रोग है ये पारा की उपस्थिति के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। दूसरा, अगर मैं बात करूं एस्बेस्टस, एस्बेस्टस, अगर जल में एस्बेस्टस की मात्रा होगी तो कौन सा रोग होगा,
एसबेटिसियस रोग होगा। और इसका प्रभाव किसमें होता है, याद रखना, फेफड़ों का कैंसर होता है इससे, फेफड़ों का कैंसर होता है, याद रखना है। और इससे पेट संबंधी बीमारियां होती है, पेट संबंधी बीमारी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो पारा से मिनीमाटा, एसबेटस से एसबेटियस, और ये इससे फेफड़ों का कैंसर होता है, पेट संबंधी बीमारी होती है। आगे की अगर मैं बात करूं तो फ्लोराइड, जल में फ्लोराइड की मात्रा, फ्लोराइड की मात्रा से फ्लोरोसिस रोग होता है, फिलोरिशस रोग होता है। और इसमें क्या होता है मित्रों, इसमें व्यक्ति के एक तो दांतों में पीलापन आता है, दांतों में पीलापन आता है, और आदमी कुबड़ा हो जाता है, इंसान कुबड़ा हो जाता है, और हड्डियां आपकी कमजोर होने लगती हैं, हड्डियां क्या होने लगती हैं, आपकी कमजोर होने लगती हैं। यह आपको ध्यान रखना है। फ्लोराइड से फ्लोरोसिस रोग होता है मित्रों, और इससे क्या क्या होगा, आपके शरीर में दांतों का पीलापन आएगा, जो आदमी है वो कुबड़ा हो जाता है, झुक के चलने लग जाता है, और हड्डियां क्या होने लग जाती हैं, कमजोर होने लगती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे की मैं बात करूं, यदि जल में नाइट्रेट की मात्रा होती है, नाइट्रेट की मात्रा से, पानी में नाइट्रेट की मात्रा होती है, तो कौन सा रोग होता है, ब्लू बेबी, याद रखना है, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। यह आपको ध्यान रखना है। पूछता है पानी में नाइट्रेट की अधिक मात्रा से कौन सा रोग होता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। यह आपको ध्यान रखना है। जल में यदि कैडमियम की मात्रा हो, तो कौन सा रोग होगा, इटाई रोग होता है, इटाई रोग होता है, इटाई रोग होता है। यह आपको ध्यान रखना है। जल में अधिक मात्रा से इटाई रोग होता है, यह आपको ध्यान रखना है। और पानी में यदि और सैनिक की मात्रा अधिक हो, तो कौन सा रोग होता है, ब्लैक फुट रोग होता है। याद रखना है, कौन सा रोग होता है, ब्लैक फुट रोग होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों कि जल में फ्लोराइड की मात्रा से कौन सा रोग होता है, और जल में नाइट्रेट की मात्रा से कौन सा रोग होता है, कैडमियम की अधिक मात्रा से कौन सा रोग होता है, और आर्सेनिक की अधिक मात्रा से कौन सा रोग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक का मामला। तो ये आपके जल प्रदूषण के कुछ कारण हैं, और उपाय आप सब जानते हो। इनके उपायों की अगर बात करें तो उपाय आप सब जानते हो, बुद्धिजीवी इंसान हो, ठीक है ना, आरओ का प्रयोग करना चाहिए। तो ये बहुत सारे इसके उपाय हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन अगर मैं बात करूं अगला, तो अब आपका शुरू करता हूं मैं ध्वनि प्रदूषण की बात करूं तो ध्वनि प्रदूषण का मतलब होता है साउंड पोल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण की अपन मित्रों बात करें, साउंड पोल्यूशन, आपको देखो मैं जो चीजें बता रहा हूं इनको फोकस करना। अक्सर एग्जाम में ये जो मैंने बताई है ना, ये न्यू की न्यू पूछी जाती हैं, और ये आपका सवाल है ना गलत होता है, तो गलत नहीं होना चाहिए। तो ध्वनि प्रदूषण की बात करूं तो सबसे पहले आपको ध्वनि प्रदूषण के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हो कि ध्वनि प्रदूषण होता क्या है। अब ध्वनि प्रदूषण की बात करूं तो ध्वनि होती है 3 प्रकार की। ध्वनि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की ध्वनि होती है। 3 प्रकार की मैं बात करूं तो एक होती है श्रव्य ध्वनि, जिसको हम आसानी से सुन सकते हैं, जिसको हम आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। एक होती है प्राश्रव्य ध्वनि, समझ में है ना। प्राश्रव्य ध्वनि ऐसी होती है जो हमारी सहन शक्ति से बाहर होती है, उसको हम सुन नहीं सकते। एक होती है अश्रव्य ध्वनि, जिसको हम बिल्कुल भी नहीं सुन सकते।
जिसको बिल्कुल भी हम नहीं सुन सकते, ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्वनि कितने प्रकार की बताई मैंने? 3 प्रकार की। एक होती है श्रव्य ध्वनि, जिसको मित्रों हम सुन सकते हैं, आसानी से उसको सहन कर सकते हैं। एक होती है आपके अश्रव्य ध्वनि, जिसको हम सुन नहीं सकते। और एक होती है प्राश्रव्य ध्वनि, जो हमारे सुनने की शक्ति से बाहर होती है। अब पहचान कैसे करेंगे हम इसकी? कौन सी सुनने वाली है, पहचान कौन सी श्रव्य है और कौन सी प्राश्रव्य है और कौन सी अश्रव्य है। तो श्रव्य अगर मैं ध्वनि की बात करूं मित्रों, तो ये होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज, यहां तक की ध्वनि हम सुन सकते हैं, यानी कि यहां तक की आवृत्ति वाली ध्वनि को हम सुन सकते हैं। याद रखना है आपको, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हम आसानी से सुन सकते हैं, आसानी से सहन कर सकते हैं। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो ये हमारी सहन शक्ति से बाहर होती है, इसको बोलेंगे प्राश्रव्य ध्वनि। और अश्रव्य का मतलब क्या होता है? यदि 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज से कम हो, तो वो हमारी अश्रव्य है, वो हमारे कानों को सुनाई नहीं देती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, श्रव्य ध्वनि जो ऐसी ध्वनि जो 20 से 20,000 आवृत्ति के मध्य होती है, इसको श्रव्य बोलेंगे। और प्राश्रव्य जो 20,000 से ज़्यादा होती है, जिसको आपका कान सुनने की कैपेसिटी नहीं होती है। अश्रव्य 20,000 से कम, जो बिल्कुल सुनाई न दे, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये ध्वनि की आवृत्ति है, ये ध्वनि की क्या है? आवृत्ति, ये आपको ध्यान रखना है। ये सब ध्वनि की क्या बताई मैंने? हजार्ड का मतलब आवृत्ति, याद रखना है। ये मैंने क्या बताई है? ध्वनि की आवृत्ति। अब दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता का हम करते हैं मापन। याद रखना है, ध्वनि की तीव्रता का मापन हम किस में करते हैं? ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका मापन अपन डेसीबेल में करते हैं, डेसीबेल में। याद रखना है, ध्वनि की तीव्रता का मापन किस में करते हैं? डेसीबेल में। और इसको मापने की जो इकाई है आपका स्मॉल डी और कैपिटल बी, ये इसकी इकाई है, आपको ध्यान रखना है। तो ध्वनि की तीव्रता का मापन हम डेसीबेल में करते हैं, और डेसीबेल का जो मापक है जिसको हम बोलते हैं डी और बी, तो डी यहाँ पे छोटा है और बी आपका क्या है? बड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको मित्रों? ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब ध्वनि की आगे की मैं चर्चा करूं तो मित्रों याद रखना, ध्वनि 3 प्रकार की होती है, ये मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हम डेसीबल का प्रयोग करते हैं, डेसीबेल का प्रयोग करते हैं। और डेसीबेल का मतलब इसको दर्शाएंगे हम डी और बी से। डी यहाँ पे हमेशा छोटा और बी यहाँ पे आपका कैसा होगा? बड़ा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं आपके सामने चर्चा करूं मेरे मित्रों, तो आगे की अगर मैं बात करूं तो ऐसा अगर पूछे कि कितनी तीव्रता को हम सुन सकते हैं, ध्वनि की तीव्रता, याद रखना है तीव्रता। अब इसके 2 भाग मैंने बनाए, एक तो कानों को प्यारी लगने वाली, कानों को प्यारी लगने वाली एक ध्वनि होती है, लगने वाली, कानों को प्यारी लगने वाली। और एक होती है कानों को प्यारी नहीं लगने वाली, कानों को प्यारी नहीं लगने वाली। प्यारी का मतलब प्यारी नहीं लगने वाली। अरे एक जिसको तुम सुनो और ये बोलो हाँ यार ठीक है, और एक ऐसा जो आपका सिर पचा दे, समझ में है ना? सिर पचा दे। तो कानों को प्यारे लगने वाली जो ध्वनि होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी 15 डेसीबल से लेकर आप सुन सकते हैं मैक्सिमम 85 डेसीबल तक की ध्वनि। यह आपको ध्यान रखना है, 15 डेसीबल से 85 डेसीबल की ध्वनि आप सुन सकते हैं, यानी कि 85 डेसीबल की ध्वनि तक आपके कानों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। यदि इससे ज़्यादा की ध्वनि आप सुनते हो तो ये आपके कानों पर विपरीत प्रभाव डालती है, कानों पर
कानों पर क्या डालती है? विपरीत प्रभाव डालती है, विपरीत प्रभाव डालती है। कानों पर कैसा प्रभाव डालती है? विपरीत प्रभाव डालती है। और सबसे जो श्रेष्ठ होती है, इसमें भी सबसे श्रेष्ठ होती है, वो होती है आपकी 60 डेसीबल। ये आपको ध्यान रखनी है, वो क्या होती है? 60 डेसीबल, इसमें भी श्रेष्ठ होती है। लेकिन जो सुन सकते हो, मैं बात कर रहा हूं सुन सकते हो, सबसे बढ़िया तो कानों को मधुर लगने वाली तो ये होती है, लेकिन आपके कान सहन कर सकते हैं, वो 85 डेसीबल तक की ध्वनि को सहन कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 85 डेसीबल से ज़्यादा की जो ध्वनि होती है, ये कानों को, आपके कानों के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ती है, और ऐसी ध्वनि आपके कानों को प्यारी नहीं लगती, और ऐसी ध्वनि को हम नाम देते हैं शोर। ऐसी ध्वनि को हम क्या नाम देते हैं? कि शोर। कि आप बोलते हो ना अक्सर, क्या शोर मचा रखा है, अरे तूने ये क्या शोर मचा रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्वनि की जो तीव्रता है मेरे मित्रों, आपको याद रखना है, ये कानों को प्यारे लगने वाली और कानों को प्यारे नहीं लगने वाली। ठीक है, कानों को प्यारे लगने वाली जो आपकी ध्वनि होती है 15 डेसीबल से 85 डेसीबल के बीच में, अर्थात 85 डेसीबल तक की ध्वनि अगर है तो हमारे कानों पर वो विपरीत प्रभाव नहीं डालती है। यदि इससे ज़्यादा होती है तो वो कानों पर विपरीत प्रभाव डालती है, और विपरीत का मतलब ये होता है कि वो कानों को प्यारी नहीं लगती, और उसके क्या बोलेंगे हम? शोर बोलेंगे। सबसे श्रेष्ठ जो होती है, जो कानों को बिल्कुल मधुर लगती है, वो 60 डेसीबल वाली ध्वनि होती है। ये आपको ध्यान रखना है। बोलो यहाँ तक का कोई दिक्कत आपको? चलो आगे। अब ध्वनि की गति, ध्वनि की गति, ध्वनि की गति। परीक्षा में प्रश्न पूछे ध्वनि की गति किस किस में होती है, तो याद रखना, ध्वनि की गति ठोस में भी हो सकती है, ठोस में भी हो सकती है, ध्वनि की गति द्रव्य में भी हो सकती है, और ध्वनि की गति मित्रों गैस में भी होती है। लेकिन याद रखना, ठोस में ये होती है सर्वाधिक। ठोस में क्या होती है? सर्वाधिक। जो जितना ठोस होगा ध्वनि की गति उतनी ही ज़्यादा होगी। और याद रखना है मेरे मित्रों, गैस में ये होती है सबसे कम, सबसे कम। गैस में क्या होती है? ये सबसे कम होती है। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना, ये आपसे पूछ ले, निर्वात में शून्य होती है। ध्वनि की गति जो आपके निर्वात है, उस निर्वात में क्या होती है? शून्य होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ध्वनि की गति निर्वात में क्या होती है? शून्य होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि ध्वनि की गति सर्वाधिक होता है, ऐसे पूछे आपसे क्वेश्चन, ये ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, आपसे क्वेश्चन पूछे ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। अब आपको मैं ऑप्शन देता हूँ। ए जैसे दे दिया बर्फ, बी लकड़ी, सी जल, और डी गैस। इन सब में ठोस कौन है? लकड़ी है। याद रखना है, ठोस क्या है? लकड़ी। तो सब ज़्यादा किस में होगी? लकड़ी में होगी। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है मित्रों, ये आपको याद रखना है। तो ध्वनि की गति निर्वात में शून्य होती है, ठोस में सर्वाधिक होती है, और गैस में सबसे कम होती है। याद रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वायु में ध्वनि की गति, वायु में ध्वनि की गति, वायु में ध्वनि की गति, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वायु में ध्वनि की जो गति होती है वो याद रखना 332, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर सेकंड होती है। ये आपको ध्यान रखना है, 332 एम पर सेकंड होती है। अर्थात ये कब होती है? ये होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। यदि टेम्परेचर वायु का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो, वायु का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो यही जो गति है 332 मीटर पर सेकंड की, यही क्या हो जाएगी? 343 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यह आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों, वायु में
ध्वनि की गति 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332 होती है, जबकि अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उसमें 243 होती है। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है 332। और अगर आपसे पूछे कि 20 डिग्री टेम्परेचर पर कितनी होती है तो याद रखना है 343। अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि अगर किसी रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वहाँ पर वायु की गति कितनी होगी, तो 343 होती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक का मामला, कोई दिक्कत? चलो आगे। अब मेरे मित्रों आपसे जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ ले तो आपको याद रखना है, जैसे ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले, इधर दे दे स्रोत, इधर आपको क्या दे दे स्रोत, और इधर आपको दे दे शोरगुल या ध्वनि का स्तर, या दे दे आपको शोरगुल या ध्वनि का स्तर। मित्रों ये दे दे आपको ध्वनि का स्तर, और आपसे सुमेलित में क्वेश्चन पूछ ले तो स्रोत जैसे आपसे पूछे, जैसे स्रोत में आपसे पूछे कि मंद समीर में पत्तियों का खड़खड़ाना, जैसे पेड़ की पत्तियों का खड़खड़ करना, पत्तियों का खड़खड़ करना, पेड़ की पत्तियों का खड़ खड़ करना, खड़ खड़ करना। जो पेड़ की पत्तियां मंद समीर के समय खड़खड़ करती हैं वो कितने डेसिबल की ध्वनि होती है, वो याद रखना 10 डेसिबल की ध्वनि होती है। याद रखना है, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि घड़ी की टिक टिक, जो घड़ी होती है उस घड़ी की टिक टिक जो करती है, आवाज़ आती है ना टिक टिक की, जो हमको सुनाई देती है टिक टिक की आवाज़, ये कितने डेसिबल की होती है? ये होती है मित्रों, आपको ध्यान रखना है 30 डेसिबल की। कितने डेसिबल की होती है? 30 डेसिबल की। घड़ी की टिक टिक कितनी होती है? 30 डेसिबल की, ये आपको ध्यान रखना है। और बेडरूम का एसी की आवाज़, बेडरूम जो में एसी चलता है उसका साउंड कितना होता है मित्रों, तो वो याद रखना है 40 डेसिबल। कितना होता है? 40 डेसिबल याद रखना है। आपसे पूछे, समझ में आया ना, तो बेडरूम में जो एसी होता है उसका होता है 40 डेसिबल, याद रखना है। लेकिन अगर किसी कार्यालय का ऑफिस है, कार्यालय, किसी ऑफिस में एसी है, किसी ऑफिस में एसी है, तो आपको पता है कार्यालयों में पुराने दुराने होते हैं, खड़खड़ खड़खड़ ज़्यादा करते हैं, तो ये होती है 60 डेसिबल। ये कितनी होती है? 60 डेसिबल की। समझ में आया ना? ऑफिसों में तो तुम जानते हो कैसा होता है, पुराने दुराने होते हैं, हैवी होते हैं, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? दूसरा, स्वचालित वाहन, स्वचालित वाहन, स्वचालित वाहन, स्वचालित वाहन एसी वाले जो वाहन होते हैं, जो हमारी कारें होती हैं, तो उनकी अगर मैं बात करूं तो वो होती है 70 डेसिबल। 70 डेसिबल जो हमारे स्वचालित वाहन, जो कारें हैं जिनको हम यूज करते हैं, ठीक है ना, पर्सनल वाहन जिनको यूज करते हैं, तो उनकी जो एसी होती है वो 70 डेसिबल की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? भारी ट्रक, भारी ट्रक रात को चलते हैं ना भारी ट्रक, तो भारी ट्रकों की अगर मैं बात करूं तो भारी ट्रकों की बात करूं तो इनका कितना होता है? भारी ट्रकों का 90 डेसिबल, 90 डेसिबल याद रखना है। ये शोरगुल होता है 90 डेसिबल का। आरा मशीन जो चलती है, जो आरा मशीन चलती है लकड़ी काटने वाली, आरा मशीन का साउंड कितना होता है? तो याद रखना है आरा मशीन का साउंड होता है 100 डेसिबल, जो आपको दूर से सुनाई देता है, पाँव पाँव करने वाली आवाज़, यह आपको ध्यान रखना है। जेट विमान की उड़ान से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जेट का उड़ान भरना, जेट का उड़ान उड़ान भरना, जेट के उड़ान भरने पर जो साउंड उत्पन्न होता है वो होता है 110 डेसिबल का, 110 डेसिबल का। याद रखना है आपको, उड़ान भरने पर कितना होता है? 110 डेसिबल का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? क्लियर है यहाँ पे? और बड़े रॉकेट इंजन, बड़े रॉकेट इंजन, इनका कितना होता है? 180 डेसिबल, इनका होता है 180 डेसिबल।
तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब जो ध्वनि प्रदूषण है, जो ध्वनि प्रदूषण है, इसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। प्रभाव तो प्रभाव सब जान सकते हो आप। एक तो इंसान बहरा हो जाता है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकता है। आदमी देखो, इंसान प्रभाव की बात करें तो इंसानों में चिड़चिड़ापन रहने लगता है, चिड़चिड़ा रहता है इंसान, समझ में है ना। बहरेपन का रोग उत्पन्न हो जाता है, अनेक प्रकार के मानसिक रोग उत्पन्न हो जाता है, समझ में है ना। मानसिक विकृतियों का इंसान शिकार हो जाता है जब साउंड पोल्यूशन ज़्यादा होता है। तो जिन क्षेत्रों में साउंड पोल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ पे लोग मानसिक रूप से विकृत पाए जाते हैं। वो सारे दिन अवसाद में ही रहते हैं, टेंशन में, तनाव में, क्योंकि उनका खोपड़ा ही काम नहीं करता। पों 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 घर आके बोलते हैं, सारे दिन माथा पचता है वहाँ पे। पत्नी को बोलते हैं कम से कम तू तो माथा मत पचाया कर, मेरा तो वहाँ पे ही सारे दिन माथा पचता रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरे मित्रों, पहले मैंने आपको जल प्रदूषण के बारे में बताया। ध्वनि प्रदूषण में ज़्यादा आपको कुछ नहीं माथापूरी करनी है। मेजर चीज़ में जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपको पीएचडी नहीं करनी है साउंड पोल्यूशन पर। 3 प्रकार की ध्वनि याद रखना, श्रव्य, प्राश्रव्य और अश्रव्य, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर इनकी बात करें, श्रव्य कौन सी होती है, प्राश्रव्य कौन सी होती है, अश्रव्य कौन सी होती है, तो ये भी आपको याद रखना है कि 20,000 से 20,000 हर्ट्ज वाली, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा और 20 से 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है। ध्वनि की तीव्रता डेसीबेल में मापी जाती है, जिसका मैंने बताया। और ध्वनि की तीव्रता कानों को प्यारे लगने वाली, न लगने वाली, और न लगने वाली को शोर बोलेंगे। ध्वनि की गति ठोस में सबसे ज़्यादा, गैस में कम होती है, निर्वात में इसकी गति 0 होती है, याद रखना है। वायु में ध्वनि की गति 332 होती है और 20 डिग्री टेम्परेचर पर इसकी गति 343 हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, जो मैंने अभी बताया आपको कि कैसे कैसे जो ध्वनि का साउंड है वो किस किस में कितना होता है, तो ये आपको समझ में आया होगा। पूरा का पूरा क्लियर है, पूरा का पूरा। अब मित्रों, इसी क्रम में यदि मैं आगे बढ़ूं, ये जो आपका शोरगुल वाला है, जो साउंड पोल्यूशन है, इसी क्रम में अपन आगे बढ़ेंगे। तो इसमें अपन अब जैसे, और इसके प्रभाव भी आपको याद रखने हैं मित्रों। इसके प्रभाव पूछ सकता है, इंसान का चिड़चिड़ा हो जाना, बहरेपन का रोग हो जाना, मानसिक विकृतियों का शिकार हो जाना, समझ में है ना, एबनॉर्मल व्यवहार उत्पन्न हो जाता है इंसान का। ठीक है। तो ये बहुत सारे इसके कारण हैं जो आप समझते हो। सब बुद्धिजीवी जीव हो तो ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता मैं, सब जानते हो इनके बारे में। और प्रयोग इनके प्रतिबंध की बात करें तो आपको पता है, जो खड़खड़ फड़फड़ ज़्यादा करती हैं तो सरकार उनको बंद करा देती है। जो जितने भी गाड़ी घोड़े पुराने हैं, सरकार उनको भी बैन लगा रही है, लगा चुकी है कि पुरानी गाड़ियां नहीं चलेंगी, जो पोल्यूशन करती हैं तो वो नहीं चलेंगी। अब आपको पता हो, दिल्ली में या जयपुर में, बड़े शहरों में देखो तो वहाँ पे जो पुराने खटारा बस होती है तो आप उनको हॉर्न बजाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जो जितनी भी खटारा बस होती है ना, उनको हॉर्न बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनका खटारापन ही उनका हॉर्न है। तो खटारापन दूर से अपन सोच जाते हैं कोई बस आ रही है, ठीक है, तो उनको हॉर्न की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो यूज ही नहीं करते हॉर्न, उनका खटारापन ही चलता रहता है। अब देखो, राजस्थान सरकार के पास में या रोडवेज जितने भी कोई सरकारों के पास में है, तो उनमें भी देखो बहुत सारी खटारा रोडवेज है, खटारा रोडवेज हैं जो छोटी जगह चलती हैं। जैसे जयपुर से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की यात्रा कराती है वो खटारा रोडवेज। गाँव में देखो जो रोडवेज चलती हैं, ठीक है, तो वो देखो कितनी जोर की आवाज़ करती हैं। रोडवेज तो टेढ़ी चलती है, रोडवेज सीधी कभी नहीं चलती है। उसका एक हिस्सा, जैसे आपको पता है मित्रों, ये रोडवेज है ना, ये रोडवेज ऐसे चलनी चाहिए थी बिल्कुल सीधी, ठीक है, रोड पे। लेकिन ये रोड पे आपको सीधी नज़र नहीं आती, ऐसे तिरछी चलती हुई नज़र आती है। एक साइड में ये तिरछी चलती है, ऐसे लगता है जा किधर रही है, ठीक है। तो ये इनकी देन है, साड़ संभाल का है। तो इन सबसे ये जो जानते हो, जितने भी आपके गाड़ी घोड़े यातायात के साधन, इन सब से पोल्यूशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पोल्यूशन अपन शुरू करेंगे, रेडियोधर्मी पदार्थ से उत्पन्न पोल्यूशन। अगला पोल्यूशन आपका रेडियो धर्मी प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। अब इसकी बात करेंगे, फिर अपन एयर प्रदूषण सबकी बात करेंगे, रेडियोधर्मी प्रदूषण। अब इसकी बात करेंगे, रेडियोधर्मी प्रदूषण किससे होता है, इसके रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण कौन कौन से होते हैं, ये किससे सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है, समझ में आया ना, कैसे कैसे होता है। तो याद रखना है, रेडियोधर्मी प्रदूषण की अगर मैं बात करूं मित्रों, तो पहला रेडियो तत्व,
पहला रेडियो तत्व। पहला रेडियो तत्व की बात करूं तो पहला रेडियो तत्व अगर आपसे ये पूछे कि पहला रेडियो तत्व कौन सा है, ठीक है, तो याद रखना है मित्रों, इसमें पहले रेडियो तत्व की बात करें रेडियोधर्मी पदार्थों में तो पहला तत्व आएगा आपका रेडियम। पहला तत्व कौन सा है? रेडियम। रेडियो धर्मी प्रदूषकों में पहला रेडियो तत्व कौन सा होता है? रेडियम होता है। इस रेडियम की चर्चा करेंगे कैसे पोल्यूट करता है, और रेडियम धर्मी पदार्थों से पोल्यूशन किस किस के माध्यम से होता है, जैसे C14 ये क्या है? आपके उम्र मापने के काम आता है। अब उम्र आपकी नहीं मापनी है, समझ में है ना, ये फॉसिल्स जो होते हैं उनकी आयु को ज्ञात करने के लिए। कोबाल्ट 60, जैसे कोबाल्ट 60 कैंसर में काम आता है। कोबाल्ट 60 कैंसर में काम आता है। ये सब आपके क्या है? ये रेडियोधर्मी पदार्थ है। यूरेनियम, थोरियम, लिथियम, समझ में है ना। तो ये सब क्या है? ये रेडियोधर्मी पदार्थ हैं। यूरेनियम, कोबाल्ट, थोरियम, लिथियम, ये सारे के सारे हैं ना, ये रेडियोधर्मी पदार्थ हैं। इनसे कैसे पोल्यूशन होता है, तो मित्रों इसकी चर्चा मैं आपके सामने कल की क्लास में करूंगा पूरी डिटेल के साथ में। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यूनिट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। और मित्रों आपको यदि 5 PM, मैं आपको बता दूं 5 PM मेरी रोज अनअकैडमी पे फ्री लाइव क्लास होती है। फ्री लाइव क्लास होती है जिसमें मैं टेस्ट लेता हूं, और उसमें जो टेस्ट चल रहा है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट चल रहा है। और यहाँ पे एक यूनिट 6 PM पे मैं डिटेल कोर्स में पढ़ा रहा हूँ। वहाँ पे एक नया कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें आपके जीके का एक पार्ट आता है, और उसमें जीके के पार्ट में आपके क्या क्या है? सामान्य संविधान की जानकारी है। संविधान की जानकारी। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है अनअकैडमी पर। आप मेरे नाम से सर्च कर लो, राजेंद्र शर्मा के नाम से। तो मित्रों ये क्लास लो, आपके पास में समय का है उसका सदुपयोग करो। यहाँ पे मैं पॉलिटिकल जीके वाला पार्ट डिटेल से, और ये फ्री लाइव क्लास है। बहुत सारे बच्चे क्लास अटेंड करते हैं। तो आप भी, जो बच्चा नहीं जुड़ा हुआ है वो मेरी प्रोफाइल राजेंद्र शर्मा के नाम पे जाके उसको फॉलो कर लो, और ये फ्री क्लासों का आनंद लिया करो। ये जीके वाला संविधान की सामान्य जानकारी है। यहाँ पे लाइव टेस्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है। जैसे ये खत्म हो जाएगा, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की यहाँ पे लाइव टेस्ट शुरू हो जाएगा। यहाँ पे इसका लाइव टेस्ट शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद में मैं जो आपको यूनिट करवाने वाला हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से फ्री क्लासेज में वो करवाऊंगा रिसर्च मेथड। अब रिसर्च मेथड आपने पढ़ा होगा, लेकिन रिसर्च मेथड का पार्ट जब मैं कराऊंगा तो आपको मजा आएगा, बिल्कुल शुद्ध देसी तरीके से एक एक चीज को क्लियर करके, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। और अनअकैडमी पे यदि आप नेट पेपर फर्स्ट और नेट पेपर सेकंड का कोई भी प्लस कोर्स लेते हैं तो रेफरल कोड के रूप में आप राजेंद्र 10 यूज कर सकते हैं, ठीक है मित्रों। अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी प्लस कोर्स लेते हैं नेट का, चाहे पेपर फर्स्ट के लिए पढ़ें चाहे पेपर सेकंड के लिए पढ़ें, तो मित्रों थोड़ा सा आप ध्यान रखा करो। राजेंद्र 10 भी आप यूज कर सकते हैं, फीस में वही 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर कोई ज्योग्राफी का विद्यार्थी मुझसे जुड़ना चाहता है तो मेरी क्लास रनिंग में है, आप जुड़ सकते हैं राजेंद्र 10 रेफरल कोड यूज करके। बहुत बेहतरीन तरीके से हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए तो वरदान है ज्योग्राफी जो क्लास चल रही है 12 बजे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ चीजें। का पार्ट अपन कल की क्लास में करेंगे। आप सभी का दिन शुभ रहे। विश ऑल द बेस्ट। बाय बच्चों।